हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि रिसेंटली एक आईपीओ आ रहा है विच इज़ बहुत ही ज़्यादा वेटेड आईपीओ है, जिसका नाम है LIC का आईपीओ, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट आईपीओ एंड देयरफॉर सब कोई बहुत ही एक्साइटेड है। एक बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन आया था कि आईपीओज होते क्या हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि धीरू भाई अंबानी का, ठीक है। तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे पहले जो उन्होंने सैलरीज जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो वो जो अमाउंट था उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स वो किया। उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इन्वेस्ट कराया कि ये काम कीजिए, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उससे हम बिजनेस बनाएंगे और जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से मैं आपको उस कंपनी में उतना शेयर दे दूंगा, मतलब उतना पार्टनरशिप दे दूंगा, ताकि जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हम आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये चलता रहा, लेकिन हर किसी लिमिटेड फंड्स होते हैं, बट बिजनेसेस में हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं आज की डेट में? हम जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स के पास। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि एकदम स्टार्टिंग में आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं आपका आइडिया सुनकर। उसके बाद बहुत सारे राउंड्स होते हैं, वहाँ पे VC राउंड्स होते हैं बेसिकली, जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह बोलते हैं। तो होता क्या है, आप धीरे धीरे पैसा मार्केट से उठाते हो, उनको थोड़ा अपना जो कंपनी है उसमें पार्टनरशिप बनाते रहते हो उनके साथ, बेसिकली उनको कुछ शेयर्स देते रहते हो, ताकि जब भी प्रॉफिट्स होंगे तब आप उनको देंगे वो प्रॉफिट्स। लेकिन अगर लॉसेस होगा तो हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं होती कि उनको कुछ देने की। ठीक है, आपका काम चलता रहता है, जितना पैसा रहता है उसके आप यूज़ करते रहते हो। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हो सकता है वो बोले कि यार अब है ना हमें एग्जिट चाहिए, क्योंकि देखो हर किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन हो सकता है कुछ ना कुछ, उनको एक रिटर्न चाहिए होगा, तो हो सकता है वो बोले कि अब हमको एग्जिट चाहिए। तो इसलिए जो हमारे शेयर्स हैं, या तो आप कंपनी खुद ही खरीद ले, या फिर हम IPOs में लेके जाएंगे, पब्लिक के पास लेके जाएंगे, हम अपने शेयर्स उनको बेच देंगे और जो पैसा मिलेगा उससे हमें एग्जिट मिल जाएगा। एग्जिट मिल जाएगा मतलब वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे बाहर। या फिर एक और तरीका हो सकता है जिसमें क्या होगा, कंपनी को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, जैसे रिलायंस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना था, तो उन्होंने क्या किया, IPO लेके आया, विच इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका मतलब कि रेदर देन एक इंटरनल सर्कल से पैसा उठाने का, एक कंपनी डिसाइड करती है कि हम पूरे मासेस से पैसा उठाएंगे, पूरे हिंदुस्तान से पैसा उठाएंगे, इनफैक्ट बाहर से भी पैसा उठाएंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाम से समझिए, पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि पहली बार पब्लिक के पास जा रहे हो पैसा उठाने के लिए। अब उस पैसे का क्या किया जाएगा वो आपको कंपनी बताएगी IPO के टाइम पे। कई बार होगा, जैसे मैंने बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स होंगे, अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिनका एज 70-75 हो चुका हो, दे आर लाइक यार अब तो हमें इसको एंजॉय करना है, तो इस वजह से वो अपना एग्जिट लेंगे, जिसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं अपने शेयर्स को कि आप प्लीज़ ये खरीद लो और हमें पैसे दे दो। तो एक तो ये हो जाता है रीज़न IPO लाने का। दूसरा रीज़न ये हो जाता है कि अगर कंपनी को एक्सपैंड करना हो तो कंपनी क्या करेगी, और नए शेयर्स इशू करेंगी और वो पब्लिक को देंगी और बोलेंगी कि आप हमारी कंपनी में पैसा दीजिए, ताकि हम और फैक्ट्री सेटअप कर सकें या फिर और ऑपरेशन सेटअप कर सकें, या किसी भी तरीके से हम अपनी कंपनी को स्केल अप कर सकें। ठीक है, तो वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप IPOs में जाके कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा उठाती है। अब LIC हो गया, LIC के पास बहुत ज़्यादा फंड है, तो LIC अपना IPO क्यों लेके आ रहा है? तो अगर आप सोचेंगे तो LIC में सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे चाहिए इस टाइम पे, एंड देयरफॉर वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो कंपनी है LIC, उसका 5% शेयर है जो पब्लिक के सामने लेके आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये लीजिए, हम आपको 5% शेयर्स दे रहे हैं, उसके बदले हमें पैसे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो अभी जैसे इन्फ्लेशन चल रहा है और प्लस कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ही है उनके फंड में, तो गवर्नमेंट अपने फंड को पूरा करने के लिए IPOs लेके आ रही है। ऑलराइट, अब IPO जब आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपसे जब कंपनी ने पैसे ले लिए, आपको शेयर्स दे दिए, राइट ना, वो जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। अब आप ये समझिए कि डीमैट अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट टाइप का हो गया जहाँ पे आप अपने शेयर्स रख सकते हो, जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हो और इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, सेम वे में जो आपके शेयर्स रहते हैं वो डीमैटेरियल फॉर्म में डीमैट में स्टोर किए जाते हैं। और आप परचेज और सेल कहाँ से कर सकते हो? उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब एक्सचेंज क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल वर्जन बताता हूँ। बोट जैसे कंपनी है जो कि ऑडियो इक्विपमेंट से काम करती है, ठीक है,
अब वो अपने माल कैसे बेचती है, हमें बेचती है वो थ्रू अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्या हो गए, इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट प्लेस। ये एक मार्केट हो गया जिससे आप परचेज या सेल कर सकते हो। एज अ कंज्यूमर आप परचेज कर सकते हो और एज अ सेलर आप वहाँ पे अमेजोन पे आके सेल कर सकते हो, राइट। तो अमेजोन क्या देता है, एक मार्केट देता है परचेज और सेल करने के लिए। वैसे ही इक्विटी मार्केट्स में ये जो मार्केट है इसको बोलते हैं NSE और BSE। जैसे आपका अमेजोन और हो गया फ्लिपकार्ट, सिमिलरली एक है NSE विच इज कॉल्ड एज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड जो दूसरा विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, 1978 से स्टार्ट हो गया था और सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस टाइम पे। बट नाउ NSE इज मोर पॉपुलर। जैसे अमेजोन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, वैसे ही NSE है कि जो मेजॉरिटी शेयर्स ट्रेड होते हैं अप टू 90% ऑफ वॉल्यूम जो जनरेट होता है वो NSE के ऊपर जनरेट होता है, ठीक है। तो हुआ क्या प्रोसेस कि कोई भी कंपनी को जब पैसा उठाना था उन्होंने पहले अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से उठा लिया, अपने नोन पर्सन से उठा लिया, इन्वेस्टर से उठा लिया। उसके बाद फिर वो आते हैं पब्लिक में पैसा उठाते हैं फॉर देयर ऑपरेशंस एंड सारी चीज़ें। एंड उसके बाद वो शेयर्स जो होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जब एक बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तो आपस में पब्लिक अपने बीच में उसको बाय या सेल कर सकती है। जैसे एग्जांपल जोमेटो या पेटीएम हो गया, नाउ देयर शेयर्स आर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो अब क्या होता है, अगर आपको जोमेटो के शेयर्स लेने हैं आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। क्या आप हल्दीराम के शेयर्स खरीद सकते हो अभी? नहीं, हल्दीराम के शेयर्स हम इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि वो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। हल्दीराम का अभी तक IPO नहीं आया है, जिसकी वजह से वो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है। अगर आपको हल्दीराम का शेयर्स लेना है तो वो कंपनी से डायरेक्टली जाके लेना पड़ेगा और वो प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम हो जाता है। वो इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता, इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं होता और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो इसलिए अनलिस्टेड स्पेस में लोग थोड़ा सा अभी भी घबराते हैं, इतना जल्दी ट्रेड नहीं करते हैं। बट जो लिस्टेड स्पेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड होता है, सेबी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी है गवर्नमेंट की तो वो सेबी है। तो वो उस पर पूरी नज़र रखती है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो प्रॉपर्ली हो रही है नहीं हो रही है, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा। सो देयरफॉर जनरली जितने भी स्टॉक्स रहेंगे जो पैसा उठाएंगे वो आपका लिस्ट होंगे NSE या BSE के ऊपर और इस पर रेगुलेशंस रहेंगे सेबी के, सो दैट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे और स्टॉक मार्केट ग्रो करता रहे। लास्ट टाइम में देखा कि बहुत सारे IPOs आए थे और हर एक IPO में एक रीज़न दिया होता है कि वो पैसा किस लिए उठाया जा रहा है। ऑलराइट, सो नाउ LIC का IPO जैसे आ रहा है, बहुत ही अवेटेड IPO है। हम इस पूरे IPO को अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कितना वैल्यू है इसका और क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली विल शेयर अवर व्यूज़, बट आई होप आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि IPO होता क्या है और IPO की ज़रूरत क्यों होती है, ये पैसा उठाया कैसे जाता है और उसके बाद फिर हम कैसे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। एंड अगर उसके बाद हमें अपने शेयर्स को परचेज सेल करना होता है तो हम सेकेंडरी मार्केट में कैसे उसको कर सकते हैं थ्रू NSE और BSE। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।